नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका। आज हमारा तीसरे दिन guidance.me.com पर। जैसा कि कल हमने बात की थी कि आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले भी भारत का इतिहास रहा है। इसके साक्ष्य बौद्धकालीन और जैनकालीन अभिलेखों में मिलते हैं। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और बहुत समृद्ध है। हमें खुशी होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो एक ज़माने में दुनिया का विश्व गुरु हुआ करता था। साथियों, पुराने ज़माने में भारत को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया था: पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण। पूर्व को ग्रीक भाषा में प्राची भी कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जैसा कि एक शायर ने खूब कहा है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें मिलती हैं उन्हें जिनके सपनों में जान होती है। इरादे अगर फौलादी हों तो राहें आसान होती हैं। किस्मत और दौलत के पंखों से कुछ नहीं होता। किस्मत और दौलत के पंखों से कुछ नहीं होता। बुलंद हौसलों से कामयाबी की उड़ान होती है। तो साथियों, अधिक बात न करते हुए आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। किसी भी देश के इतिहास पर भूगोल का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। भारत 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ देश है। इसके उत्तर में हिमालय उत्तर के एक बड़े भाग में हिमालय हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। इसके बावजूद उत्तर पश्चिम की ओर ऐसी कई दर्रे थे जहाँ से घुस करके विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए और इस देश की धरती को पदाक्रांत किया। दुनिया के किसी भी देश पर इतने अधिक आक्रमण नहीं हुए जितने भारत पर हुए। इसका कारण यह है कि भारत को एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो साथियों, भारत पर प्रवेश के मुख्य जो दर्रे थे उन्हें खैबर, खुर्रम, बोलन, कोची और गोमल नाम दिया गया है। हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग के दर्रों को पार करना अधिक कठिन था, लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग के दर्रों को पार करना आसान था। इसलिए अधिकतर विदेशी आक्रांताओं ने यहीं से भारत में प्रवेश किया। सतलज और यमुना के मध्य का क्षेत्र जहाँ पर पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी वह भी अत्यंत उपजाऊ है। गंगा और यमुना के बीच का मैदान जिसे दोआब कहा जाता है वह भी अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस पर कब्जे के लिए कई बार लड़ाइयाँ हुई। किंतु उत्तर भारत की सांस्कृतिक उथल पुथल का दक्षिण भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बीच में अनेक नदियाँ होने के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर जाना अत्यंत कठिन था। गुप्तकालीन इतिहास में एक ही साक्ष्य मिलता है। महाराज हर्षवर्धन के काल में एक ही बार ऐसा हुआ था कि हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन के बीच में लड़ाई हुई थी, जो नर्मदा के उत्तर और दक्षिण के भाग पर अपने कब्जे के लिए थी। इस लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और हर्षवर्धन ने नर्मदा के उत्तर को अपना क्षेत्र माना और पुलकेशिन ने नर्मदा के दक्षिण पर अपना राज्य स्थापित किया। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत का जन्म भारत में ही हुआ है। संस्कृत से प्राकृत से हिंदी होते हुए इस देश में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची में ही दर्ज है। संसार के किसी भी अन्य देश में इतनी अधिक भाषाएं नहीं बोली जाती। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली वाली 5 भाषाओं में से एक है। इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता दी गई है। साथियों, हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। तो प्राचीन भारत के इतिहास में वेद, पुराण, उपनिषदों, ब्राह्मणों की रचना की गई है, जिसके बारे में विस्तार से मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा।